السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ویلکم ان کلاس. ابھی آپ فی الحال ایک ہی ہیں تو میری آواز کلیئر ہے؟ یس سر کلیئر ہے. جی اوکے تھینک یو. ہم صرف 2 منٹ کی انتظار کریں گے، اس کے بعد ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. اس 2 منٹ کے دوران آپ نے کسی کو میسج وغیرہ کرنا ہے تو میسج کر کے جگا دیں. اوکے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جو لوگ کلاس میں آگے ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا لیکچر آپ کا شروع کرتے ہیں. پچھلے لیکچرز کو تھوڑا سا میں ریوائز کر رہا ہوں آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہمارے سبجیکٹ کا نام ہے شیکسپیئرین اسٹڈیز. اور پہلے لیکچر میں ہم نے ولیم شیکسپیئر سے متعلق پڑھا تھا کہ وہ کون شخص تھا، کہاں پیدا ہوا، اس کے کیا کارنامے تھے، اور ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگرچہ وہ انگلش لٹریچر میں ایک بہت بڑا نام ہے لیکن اس کی لائف ہسٹری
सब अंदाजों पर मुश्तमिल है। किसी को कोई मालूम नहीं कि हकीकत में विलियम शेक्सपियर कौन था, कहाँ पैदा हुआ, उसकी तालीम, उसकी ज़िंदगी के हालात, सब कुछ एक अंदाजे पर, गैस पर मुश्तमिल है। उसके बाद हमने एज ऑफ विलियम शेक्सपियर से मुतलिक पढ़ा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे फर्स्ट सेमेस्टर में। उसे हमने शेक्सपियरियन एज कहा, एल्ज़बेथन एज कहा, रेनेसांस कहा, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खूबियां हमने पढ़ी। इन सारी बातों को पढ़ लेने के बाद हमें समझ आता है कि वो विलियम शेक्सपियर कौन था, उसकी जिंदगी के हालात क्या थे, किन मामलात में, किस जमाने में बैठा लिख रहा था। आज हम उसका फर्स्ट प्ले डिस्कस करेंगे, हैमलेट इसका नाम है। जब मैं मास्टर्स कर रहा था एमए इंग्लिश में, तो उस वक्त मैंने हैमलेट स्टडी किया था। हैमलेट विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए प्लेस में से, ट्रेजेडी प्लेस में से एक बेहतरीन प्ले ख्याल किया जाता है। हैमलेट से मुतल्लिक ये मशहूर है कि हैमलेट इज द मोनालिसा ऑफ विलियम शेक्सपियर। भाई मोनालिसा क्यों है? मोनालिसा को माजी में उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। शी वॉज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। इस तरह से हैमलेट अपने स्टाइल में, स्ट्रक्चर में बड़ा खूबसूरत ड्रामा है। हाँ, लेकिन बहुत लेंथी है, बहुत लॉन्ग है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा है। यहाँ तक कि इसको पढ़ने वाला शख्स बौखला जाता है। बात उसको समझ नहीं आती कि ड्रामा जा किस तरफ रहा है। तो हमारे पास इतना वक्त तो नहीं कि हम हैमलेट की टेक्स्ट को पढ़ सकें। When I was a student, तो मैंने इसकी टेक्स्ट को पढ़ा था, 3 से 4 बार पढ़ा था हैमलेट। चूंकि हमारा एनुअल सिस्टम था, एक साल के बाद एग्जाम्स होने होते थे, हमारे पास काफी मिकदार में वक्त होता था, तो मैंने हैमलेट को पढ़ा, 3 मरतबा पढ़ा, और इसकी मूवी भी देखी थी। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कोशिश की थी कि मुझे इसकी मूवी यूट्यूब पे मिल जाए, मगर मुझे प्रॉपर मूवी मिली नहीं। वो ब्लैक एंड व्हाइट की दो की एक थी। आप ट्राई करके देख लें, अगर आपको कुछ मिल जाए तो मुझे भी सेंड कर देना। एनीवे, अब इसके ड्रामा की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स हैं। तो हैमलेट इसका मेन कैरेक्टर है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसकी कहानी क्या है, बल्कि मैं पहले इसकी कहानी समझा देता हूँ, उसके बगैर इसके कैरेक्टर से समझ नहीं आएंगे, फिर हम इसको पढ़ना भी शुरू करेंगे। डेनमार्क का एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था, नहीं इसका नाम यहाँ नहीं है, एनीवे उससे उसके सगे भाई ने कत्ल कर डाला इक्तदार की खातिर। सिचुएशन क्या हुई कि क्लॉडियस, जो कि हैमलेट का चचा है, जब ड्रामा शुरू होता है तो हम क्लॉडियस से बात शुरू करते हैं। जब ड्रामा शुरू होता है तो मुल्क डेनमार्क का बादशाह क्लॉडियस है, वो हैमलेट का सगा चचा है। उसने क्या किया कि इक्तदार की लालच में अपने ही भाई को कत्ल कर दिया, उसकी बीवी से यानी अपनी भाभी से शादी कर ली और बादशाह बन बैठा। गेटरूड मलिका का नाम है। क्लॉडियस कौन है? बादशाह है। गेटरूड मलिका का नाम है। हैमलेट गेटरूड का बेटा है, जो कि आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर था। जब उसको अपने बाप की कत्ल की खबर मिलती है तो वो डेनमार्क वापस आता है। ये 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनके ड्रामा घूमता है। हैमलेट जो कि शहजादा है, इस ड्रामा का हीरो है। इस ड्रामा का नाम भी हैमलेट है। क्लॉडियस इसका सगा चचा है, डेनमार्क का बादशाह है, और अब रिश्ते में उसका बाप भी लगता है क्योंकि उसने उसकी माँ से शादी कर ली। गेटरूड प्रिंस हैमलेट की वालदा है। पोलोनियस का एक अहम किरदार है आधे ड्रामा में। फर्स्ट हाफ में पोलोनियस क्लॉडियस का एक करीबी बंदा है। वो इस स्टेट का, इस बादशाहत का एक वजीर है, डेनमार्क का एक वजीर है, और क्लॉडियस का बड़ा करीबी साथी है। वो क्लॉडियस को हैमलेट की सारी खबरें पहुंचाता है, वो इसका जासूस बनकर काम करता है, और इसी बिना पर हैमलेट के हाथों मारा जाता है। ओफिलिया ओफिलिया पोलोनियस की बेटी थी, एंड प्रिंस हैमलेट वाज इन लव विद ओफिलिया। ओफिलिया से उसको मोहब्बत थी, लेकिन वो उससे शादी ना कर पाया, बल्कि ओफिलिया
اس کی آنکھوں کے سامنے مر جاتی اور اس کو بچاتا بھی نہیں. وہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی تھی, نیچے دریا تھا یا ندی بہتی تھی, اتفاق سے شاخ ٹوٹ گئی, وہ ندی میں جا گری, اس کو تیرنا نہیں آتا تھا, اینڈ شی ڈائیڈ, وہ مر گئی. کچھ کرٹکس کہتے ہیں کہ اوفیلیا committed suicide, اس نے suicide کر لی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ it was a natural death. If Hamlet tried, he could have saved her. اگر وہ کوشش کرتا تو اس کو بچا سکتا تھا. تو پولینس اور اوفیلیا جو کہ باپ بیٹی تھے وہ اہم کردار تھے. پولینس کا تعلق بادشاہ کلاڈیس سے تھا, اوفیلیا کا تعلق ہیملیٹ سے تھا, لیکن اوفیلیا بھی اپنے باپ کی باتوں میں آ گئی تھی اور جاسوسی کرنا چاہتی تھی. ہیملیٹ کی تھوڑی بہت جاسوسی کی بھی تھی اس نے. اس کے بعد ہوریشیو کا کیریکٹر ہے, آخر تک چلتا ہے. ہی واز اے فرینڈ آف ہیملیٹ, ہیملیٹ کا ایک دوست تھا, اس کا رازدار بھی تھا. اس کے بعد دا گھوسٹ آف دا لیٹ کنگ ہیملیٹ, یہ مرحوم بادشاہ جو کہ گھوسٹ آف دا لیٹ کنگ ہیملیٹس فادر, ہیملیٹ کا جو اصل باپ تھا جس کو قتل کر دیا گیا, یہ اس کا بھوت ہے اور اس کا بڑا اہم کردار ہے. گھوسٹ آف دا لیٹ کنگ کا بڑا اہم کردار ہے. اس کا کردار کیا ہے کہ جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے سین میں ہمیں رات کا آخری پہر دکھایا جاتا ہے جہاں گھوسٹ سے ہی ہمارا سامنا ہوتا ہے. اس مر چکے بادشاہ کی روح سے ہی ڈرامہ کا آغاز ہوتا ہے. جی ایک منٹ ذرا غور کیجیے, میں ابھی اس لیکچر کو ری اسٹارٹ کر رہا ہوں. اوکے اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک. تو اب تک میں نے آپ کو اس کی تھوڑی سی ہلکی سی کہانی تو نہیں بتائی, اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ کہانی کس طرح کی ہے. امید ہے آپ کو اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا ہوگا. اور اس کی سمری شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آج کل لاک ڈاؤن کی بنا پر آپ لوگ فری ہیں, بلکہ کچھ زیادہ ہی فری ہیں. 24 میں سے 27 گھنٹے آپ فری رہتے ہیں, کام تو ہوتا کوئی نہیں کرنے کے لیے. اگر ہو سکے تو ہیملیٹ کی مووی تلاش کر کے دیکھو, اوریجنل مووی, میڈ ان انڈیا نہیں, میڈ ان انگلینڈ, جو اوریجنل کلاسیکل مووی ہے. اور اگر آپ کو اس کی کتاب مل جائے, اوریجنل ٹیکسٹ شیکسپیئر کے زمانے کی لینگویج جو اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے, اس کو پڑھنے بڑا مزہ آتا ہے. تھوڑی ٹف ضرور ہے لیکن مزے کی ہے. اوکے جی, اس کی سمری کی طرف آتے ہیں. The ghost of the king of Denmark tells his son Hamlet to avenge his murder by killing the new king. ڈرامہ میں ایک جگہ پر ہیملیٹ کو اس کے مرحوم باپ کی روح دکھائی دیتی ہے جس کو گھوسٹ کہا گیا ہے, بھوت جن دکھائی دیتا ہے, اور وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرا بدلہ لینا ہے تجھے. اور جیسے ہی ہیملیٹ کا سامنا ہوتا ہے اپنے باپ کی روح سے, تو وہ پاگل پن کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک پاگل شخص کا روپ دھار لیتا ہے. لہذا سارے ڈرامہ میں ہیملیٹ کو پاگل خیال کیا جاتا ہے. لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سے اس کا سامنا ہوا ہے اپنے مرحوم باپ کی روح سے, یا یہ کہ جب سے اسے اپنے باپ کے مرنے کی خبر ملی ہے تو وہ صدمے سے پاگل ہو گیا ہے. ہیملیٹ فنس میڈنس, اب ہیملیٹ پاگل ہونے کا مکر فریب کرتا ہے. فنس میڈنس, contemplates life and death.
कॉन्टेम्पलेट मतलब होता है नियत इरादा करना या सोचना, और वो जिंदगी और मौत से मुतालिक सोचता रहता है। ये बड़ी अहम चीज है जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। हैमलेट एक जगह पर कहते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। इस फ्रेज का मतलब है वो अपने आप से कहता है कि मुझे जिंदा रहना चाहिए कि नहीं। और कुछ क्रिटिक्स ने लिखा है कि ही वांट्स टू कमिट सुसाइड, वो अपने आप को मार डालना चाहता है, वो खुदकुशी करना चाहता है। इसलिए वो अपने आप से सवाल पूछता है कि मुझे जिंदा रहना चाहिए भी कि नहीं, मुझे जिंदा रहने का हक है भी कि नहीं। और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि उसका ये फ्रेज डेनमार्क के मौजूदा बादशाह से मुतल्लिक है जिसे वो कत्ल करके बदला लेना चाहता है। ओके, एंड सीक्स रिवेंज और वो बदला लेना चाहता है। हिज अंकल fearing for his life also devises plot to kill him। दूसरी तरफ उसके चचा को अपनी जान का खतरा है, क्लॉडिस को अपनी जान का खतरा है, क्योंकि उसकी नजर में तो हैमलेट पागल हो चुका और पागल शख्स कुछ भी कर सकता है। उसके जहन में ये भी मौजूद है कि हैमलेट पागल नहीं है, बहुत मुमकिन है कि वो पागल होने का ढोंग करता हो और वो मौका पाकर उसे यानी क्लॉडिस को मार डालेगा। लिहाजा क्लॉडिस अपने दिफा में बड़ा मुहतात है, केयरफुल है, और वो हैमलेट पर मुसलसल नजर रखता है अपने जासूसों के जरिए से। द प्ले एंड्स विद अ ड्यूल ड्यूरिंग व्हिच द किंग, क्वीन, हैमलेट्स ओपोनेंट एंड हैमलेट हिमसेल्फ आर ऑल किल्ड। आखिर पे ड्यूल होता है। ड्यूल तलवारों की लड़ाई, 1 to 1 लड़ाई, एक शख्स की दूसरे शख्स से बराह रास्त लड़ाई। और इस ड्यूल में हैमलेट अपने चचा को यानी किंग क्लॉडिस को मार डालता है। इसी में उसकी अपनी माँ भी मारी जाती है। उसके जो मुखालिफिन थे, जो हैमलेट के मुखालिफ थे, वो मारे जाते हैं। और जहर आलूद तलवार लगने से हैमलेट खुद भी मारा जाता है, क्योंकि इस आखिरी ड्यूल का इंतजाम इसके चचा क्लॉडिस ने करवाया था, और बाकायदा एक तलवार जिसमें जहर लगा हुआ था वो हैमलेट के खिलाफ इस्तेमाल करवाई गई थी। अच्छा जी, अब हम इसकी समरी को एक्ट वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक लॉन्ग प्ले है, स्टेज प्ले जिसे कहते हैं, और शेक्सपियरियन प्लेस 5 एक्ट पर मुश्तमिल होते थे। इसके 5 एक्ट हुआ करते थे, यूं कह लें कि इसकी 5 एपिसोड्स हुआ करती थी। लेकिन ये एक ही दौरानिए में 2.5 से 3 घंटे के दौरान या 1.5 घंटे के दौरान स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था। ये किस्त वाइज नहीं चलता था। जब पहला एक्ट शुरू होता है तो सिचुएशन क्या है कि जी लेट एट नाइट, रात का आखिरी पहर है। गार्ड्स ऑन द बैटलमेंट ऑफ डेनमार्क, एल्सिनोर कॉसल। एल्सिनोर कॉसल कले का नाम है, डेनमार्क के बादशाह का कला है। उसकी दीवारों पर बैटलमेंट्स कहा गया जी, वॉल्स को कहते हैं, पुराने इंग्लिश का लफ्ज है। मुल्क डेनमार्क के कला एल्सिनोर कासल की दीवारों पर पहरेदार है। रात का आखिरी पहर है, सर्दी जबरदस्त है, क्योंकि डेनमार्क दुनिया के उन सर्द तरीन खित्तों में से एक है जहां 6 माह की रात और 6 माह का दिन होता है। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, शायद आप ही लोगों के साथ, विक्टोरियन नॉवेल पढ़ते वक्त। मैं मुख्तसर सा बयान कर देता हूँ। डेनमार्क का ताल्लुक स्कैंडिनेविया से है, स्कैंडिनेवियन एरिया से है। ये बरियाज़ुम यूरोप के शुमाल में, इंतहाई शुमाल में एक मुल्क है, और वो ऐसा खित्ता है जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल होता है। स्कैंडिनेविया भी है, एक छोटा सा मुल्क है। इस सारे खित्ते को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। इस इलाके की खुसूसियत क्या है? खुसूसियत कह लीजिए, खामी कह लीजिए, कि दुनिया का एक सर्द तरीन खित्ता है जहां 6 माह, साल में 6 माह सूरज नहीं चढ़ता, नजर नहीं आता, और साल में 6 माह मुसलसल सूरज चमकता है। लेकिन ये चूंकि दुनिया के एक ऐसे खित्ते में है जहां सूरज की शुआएं सीधी नहीं पहुंचती, तिरछी होती है, लिहाजा वहां हरारत नहीं, गर्मी नहीं। 6 माह बेशक मुसलसल सूरज चमकता है लेकिन तपिश नहीं होती। शाम के वक्त, गर्मियों में भी शाम के वक्त
درجہ حرارت ٹیمپریچر مائنس کے آس پاس پہنچ جاتا ہے، اور سردیوں میں تو ہر طرف برف ہی برف نظر آتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، مسلسل رات کا سما رہتا ہے، چند لمحوں کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹوں کے لیے سورج آسمان پر چڑھتا ضرور ہے، اگر بادل نہ ہو تو نظر بھی آتا ہے، لیکن وہ بس ایک مدھم سی روشنی کا دھبا سا نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو اس ڈنمارک کی کہانی ہے، چونکہ رات کا منظر بیان کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بیان کر رہا تھا۔ زبردست سردی ہے۔ Counselor met by Horatio, Prince Hamlet's friend from school. سب سے پہلا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہوریشیو ہے، جو کہ ہیملٹ کا قریبی دوست ہے، اسکول کے زمانے کا دوست ہے۔ The guards describe a ghost they have seen. گارڈز کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ہوریشیو صاحب، ہم نے اب یہ گھوسٹ جن ایک بھوت دیکھا ہے that resembles Hamlet's father، اور اس کی شکل و صورت ہیملٹ کے مرحوم باپ سے بڑی ملتی جلتی ہے۔ the recently deceased king، وہ بادشاہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا ہے بلکہ قتل کیا گیا ہے۔ at that moment the ghost reappears، اسی لمحے وہ گھوسٹ پھر سے آتا ہے۔ and the guards and Horatio decide to tell Hamlet، اور یہ دربان اور یہ دوست اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہیملٹ کو انفارم کرنا چاہیے۔ اب چونکہ یہ سمری چل رہی ہے، طویل پلے نہیں ہے، تو بہت سی باتیں نکال دی جاتی ہیں، ادروائز تو اگر ساری باتیں تفصیل سے بیان کی جائے تو یہ 3-3.5 صفحے کی سمری 30-35 صفحے پہ چلی جائے۔ منظر جو کہ تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا، بڑا ہی خوفناک منظر تھا جس کو میں پھر سے بیان کر رہا ہوں کہ رات کا آخری پہر ہے، خوب اندھیرا ہے اور سردی زبردست ہے، کیونکہ وہ سرد ترین خطہ ہے، زبردست سردی ہے، خاموشی ہے، اور اس منظر میں ویسے خوف آتا ہے، دل دہل جاتا ہے، اور ایک پرانا قلعہ، اس کی دیواروں پر 2 دربان جنہیں ایک بھوت نظر آتا ہے، اور وہ بھوت ان کے مرحوم بادشاہ کی شکل کا ہے۔ پھر ہوریشیو وہاں پہنچتا ہے، وہ اس کو بتاتے ہیں، اسی دوران میں بھوت پھر سے نمودار ہوتا ہے، اور وہ جا کر ہیملٹ کو انفارم کرتے ہیں کہ جناب آپ کے مرحوم باپ کا بھوت ہمیں دکھائی دیا ہے۔ Claudius Hamlet's uncle married Hamlet's recently widowed mother, becoming the new king of Denmark. Okay. یہ تھا اصل اپسیٹ جس کی بنا پر ساری ٹریجڈی رونما ہوئی۔ کلوڈس جو کہ ہیملٹ کا چچا ہے، سگا چچا ہے، مر جانے والے بادشاہ بلکہ قتل ہو جانے والے بادشاہ کا سگا بھائی ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہیملٹ کی والدہ سے، جس کو ریسنٹلی ویڈوڈ کہا گیا ہے، جو ابھی ابھی بیوہ ہوئی ہے، گیٹروڈ اس کا نام ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے اور ڈنمارک کا نیا بادشاہ بن بیٹھتا ہے۔ ہیملٹ continues to mourn for his father's death، اور ہیملٹ اپنے باپ کے ماتم میں ہے، and laments his mother's lack of loyalty، اور وہ اپنی والدہ کے لائل وفادار نہ ہونے پر بڑے دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے جو کہ یہاں شامل نہیں کی جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بلکہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ ہیملٹ اپنی ماں سے متعلق ایک جگہ پر کہتا ہے "Oh frailty thy name is woman"، یہ اصل الفاظ ہے شیکسپیرین لینگویج کے۔ فریلٹی مطلب ہوتا ہے بے وفائی۔ تو جناب میں نے اس کو سینٹر میں کر دیا ہے۔ یہ بڑا اہم ڈائلاگ ہے، ایک سینٹینس ہے، بڑا اہم ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک یہ پورا سوال ہے، frailty thy name is woman،
is about the character of Gertrude. Gertrude का पूरा कैरेक्टर है, पेपर में सवाल आता है। दूसरी चीज, ये डिबेट इशू है। मुझे याद है जब मैं एमए इंग्लिश कर रहा था, मास्टर्स में हुआ करता था, जब हमने ये प्ले पढ़ा तो हमने बाकायदा एक डिबेट का एहतमाम करवाया। कॉलेज के प्रिंसिपल से कहकर कॉलेज के हॉल में हमने एमए पार्ट 1 और एमए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक डिबेट, एक तकरीरी मुकाबले का एहतमाम करवाया, जिसमें 6 से 7 डिबेटर्स ने हिस्सा लिया। कुछ ने इसके हक में बात की, कुछ ने इसके खिलाफ बात की। बाकायदा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुई और अच्छे इदारों में जहां जहां भी हेमलेट पढ़ाया जाता है, जहां जहां भी नज्म ज़ब्त है और स्टूडेंट्स की तरबियत पे तवज्जो दी जाती है, वहां ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। मैं जब पढ़ता था मैंने इन एक्टिविटीज को देखा है, खुद इनमें शामिल हुआ हूँ, हिस्सा लिया है। तो इस पे डिबेट होती है जनाब, तकरीर होती है, मुकाबला होता है बाकायदा, और 2 पहलू होते हैं। तकरीर करने वाला एक शख्स कहता है कि frailty dynamics woman is true because in Europe the upbringing of women is attached with frailty, कि यूरोप की औरत की परवरिश ही फ्रेल्टी में हुई है। जब यूरोप की औरत आंख खोलती है तो वो अपने इर्द गिर्द बेवफाई ही देखती है। उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी चची खाला सारी ही ऐसी थी। वो बच्ची देखती कि उसका एक बाप था तो उसकी माँ के 2-4 बाकी बॉयफ्रेंड्स भी थे और कई एक अफेयर्स उसे इर्द गिर्द से पता चलते हैं अपनी माँ से मुतल्लिक। अक्सर बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी माँ और बाप में अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है, क्योंकि यूरोप में तलाक एक आम मामला रहा है, अब भी है। तो वो इसकी फेवर में, इसके हक में बोलते हैं। डिबेट करने वाला दूसरा ग्रुप कहता है कि frailty dynamics women is false because we live in an Islamic society and in Islam values which women follow are different from the values followed in Europe, कि जिन वैल्यूज को, कदरों को फॉलो किया जाता है यूरोप में, वो वैल्यूज, वो अकदार हमारे इस्लामी मुआशरे में नहीं है। हमारे इस्लामी मुआशरे में ख़वातीन का अंदाज, उनका रख रखाव, उनका तौर तरीका मुख्तलिफ है। लिहाजा हम इस फ्रेज को नहीं मानते कि फ्रेंडली डायनेमिक्स वुमेन। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है, तकरीर है। इस एक फ्रेज को मैंने आपके सामने लिखा और उसको टाइम दिया इसलिए कि आपने ये आंसर तैयार करना है। इस सारे को पढ़ लेने के बाद बाकायदा आपको असाइनमेंट दी जाएगी कि आपने गेटरूट का कैरेक्टर तैयार करना है, या फिर बाकायदा यही फिक्रा होगा कि फ्रेंडली डायनेमिक्स वुमेन इलेबोरेट, एक्सप्लेन इन डिटेल। इसको एक्सप्लेन करें, इसको इलेबोरेट करें। ये आपका सवाल है जी, पहला सुन लीजिए, उसके बाद अपनी कहानी को जारी रखते हैं। When Hamlet hears of the ghost from Horatio, he wants to see it for himself. और जब उसको इत्तला मिलती है कि कले की दीवारों पर रात की आखिरी पहर में उसके मरहूम बाप का भूत दिखाई देता है, तो वो कहता है कि मैं भी देखूंगा, आज रात मैं भी दीवारों पर पहरेदारों के साथ हूँगा, पहरा दूंगा। ओके जी। Elsewhere, the royal attendant Polonius says farewell to his son Laertes, who is डिपार्टिंग फ्रॉम फ्रांस। अब सीन शिफ्ट होता है, पोलोनियस की तरफ सीन आता है। तो पोलोनियस, जिससे पहले बता चुका हूँ, ये बड़ी उम्र का शख्स है, बूढ़ा शख्स है, बड़ा तजर्बाकार वजीर है और बड़ा तेज तर्रार, बड़ा चालाक बंदा है। इसका दिमाग यूं चलता है जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है। ये शख्स मौजूदा बादशाह क्लॉडिस का करीबी साथी है, उसके लिए जासूसी करता है, हैमलेट की जासूसी करता है। तो ये अपने बेटे लेर्टिस को खुदा हाफिज कहता है। वो फ्रांस जा रहा था, शायद आला तालीम के लिए जा रहा था, ये किसी और मकसद के लिए जा रहा था। Leartis wants his sister Ophelia away from Hamlet and thinking too much of his
अटेंशन टूवर्ड्स हर, वो अपनी बहन से कहता है कि देखो हैमलेट से परे रहना, वो पागल इंसान है, और अपने आप पे तवज्जो देना। दिस अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। ये अल्फाज हैं जनाब, ये कोट है, जैसे ऊपर मैंने फ्रेलिटी डायनेमिक्स वो में लिखा है, ये ओहो किधर गया, हाँ जिस मैंने ये कोट लिखा है क्योंकि मुझे याद था कि इस मकाम पर आया था, मैंने चूंकि इसको पढ़ रखा है। ये लेटिस के अल्फाज है, किससे मुतल्लिक, ओफिलिया से मुतल्लिक। वो जाते जाते अपनी बहन से कह जाता है कि यू शुड बी aware of Hamlet, you should keep yourself away from Hamlet. Hamlet से आगाह भी रहना, Hamlet से परे भी रहना, वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, और सबसे ज्यादा अपने आप पर ही तवज्जो देना। और ये जो फिक्रा था ये Hamlet एक्ट 1 सीन 3 का है जी। पहले ही एक्ट में 3rd सीन में ये बात सुनाई देती है, हमें पढ़ने को मिलती है। ओके, अब क्या होता है कि सीन शिफ्ट होता है, रात का वक्त है, आधी रात है, और हेमलेट कले की दीवारों पर पहरेदारों के साथ मौजूद है अपने बाप के घोस्ट को, रूह को देखने के लिए। द घोस्ट अपीयर्स टू हेमलेट, द घोस्ट किधर गया, ये था, द घोस्ट अपीयर्स टू हेमलेट क्लेमिंग इंडीड टू बी द घोस्ट ऑफ फादर। उसके सामने उसके मरहूम बाप का भूत आ जाता है, और वो क्लेम करता है, दावा करता है कि वो उसके मरहूम बाप का भूत है। He tells Hamlet about how Claudius, the current king of Hamlet's uncle, murdered him, and Hamlet swears vengeance for his father. यहाँ ये भूत अपने बेटे को बताता है कि किस तरह से वो अपने ही सगे भाई के हाथों कत्ल हुआ है। उसके भाई ने उसकी बीवी से शादी कर ली, और अब वो डेनमार्क का बादशाह बन बैठा है। लिहाजा वो अपने बेटे से कहता है कि तू मेरे कत्ल का बदला लेगा, ये उसको एक फर्ज सौंप देता है, और बेटा भी ये डिसाइड करता है कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेगा। अब होता क्या है कि इस पैराग्राफ को खत्म कर लूं, उसके बाद आपको एक और बात बताएंगे जो कि आपके लिए सवाल का जवाब भी बनेगी। इंटरेस्टिंग है और सवाल का जवाब है जिससे आपने यकीनन तैयार करना है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि उसने अपने बेटे से कहा कि बदला लेना, और हेमलेट कसम खा लेता है कि वो बदला लेगा। हेमलेट डिसाइड्स टू feign madness while he tests the truth of the ghost allegations. Always a good idea in such situations. Okay. अब ये जो फिक्रा है ये हेमलेट के हक में जाता है, क्योंकि हेमलेट इस सारे ड्रामा का हीरो है। तो क्या होता है कि उसे एक अक्लमंद केयरफुल शख्स के तौर पर पेश किया गया। ही इज नॉट रैश, वो बड़ा रैश नहीं है। इसको मैं कंपेयर करूंगा ऑडिपस के साथ। ऑडिपस रेक्स हमने पढ़ा था, ग्रीक ट्रेजेडी है, और ये जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है हेमलेट जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसकी बुनियाद, इसकी जड़ें ग्रीक ट्रेजेडी में है। आपको याद होगा कि हमने वहां पढ़ा था कि ग्रीक्स का मानना था कि ट्रेजेडी हमेशा बादशाहों के साथ रूनुमा होती है। तो ये भी एक शहजादे की ट्रेजेडी है। अच्छा जी, तो बात को आगे चलाते हैं। हेमलेट ने डिसाइड किया कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेगा, लेकिन इससे पहले वो इस घोस्ट की बात को टेस्ट करना चाहता है कि ये घोस्ट जो कुछ कहता है क्या वो सच है, क्योंकि उसको ये भी तो खतरा है ना कि ये जो घोस्ट है हो सकता है ये शैतान हो और उसको वरगलाता हो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सैटन का कॉन्सेप्ट है। हमने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी थी, जॉन मिल्टन की लिखी हुई। जॉन मिल्टन वाज अ क्रिश्चियन, जॉन मिल्टन एक क्रिश्चियन था, और उसने फॉल ऑफ एडम की कहानी, फॉल ऑफ सैटन की कहानी अपनी बाइबल से ली थी। लिहाजा उनके यहाँ भी सैटन एज ए चीटर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। लिहाजा हेमलेट ने ये डिसाइड किया कि वो पागल होने का मकर फरेब करेगा, खुद को पागल जाहिर करेगा। इस तरह से वो
یہ دیکھے گا کہ یہ جو گھوسٹ تھا یہ واقعی اس کے مرحوم باپ کی روح ہے، یہ شیطان ہے جو اس کو بھٹکانا چاہتا ہے۔ اب critics لکھتے ہیں کہ always a good idea in such situations، کہ یہ جو آئیڈیا تھا بالکل ٹھیک تھا ایسی صورتحال میں، ہیملیٹ نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ اس کے بعد آپ کو سٹیج کی ایک سیٹنگ، ایک تصویر نظر آتی ہے جو کہ ہیملیٹ سٹیج تھیٹر ہے جی، جس سٹیج پر ہیملیٹ پرفارم کیا جاتا تھا وہاں کا ایک سین ہے، ایک منظر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے مکمل تاریکی ہے، اندھیرا ہے، صرف ایک چیئر ہے، اور ایک خوفناک منظر پیش کیا گیا تھا کہ اس تاریکی میں، اندھیرے میں گھوسٹ نمودار ہوتا ہوگا، جن یا روح نمودار ہوتی ہوگی مرحوم بادشاہ کی۔ اوکے، سیکنڈ ایکٹ آتا ہے جی اکارڈنگ ٹو، ہاں میں ایک بات آپ کو بتانے لگا تھا، مجھے یاد آ گئی، جو کہ آپ کے لیے دوسرا اہم سوال ہے، اور وہ ہے کہ what is the importance of ghost، آخر بھوت کی کیا اہمیت تھی کہ ڈرامہ شروع ہی مرحوم بادشاہ کی روح سے ہوتا ہے، خوف سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شیکسپیرین ایج تھی، اس ایج میں سپر نیچرل ایلیمنٹس کا بڑا عمل دخل تھا لٹریچر میں۔ اس دور کے لوگ کم تعلیم یافتہ تھے، وہ لوگ کم تعلیم یافتہ تھے، وہ لوگ جنوں بھوتوں پر، ستاروں کی گردش پر، اچھی بری قسمت پر بڑا یقین رکھتے تھے، کیونکہ ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ جناب بیماریاں رونما ہوتی ہیں جرمز کی بنا پر، کیونکہ جرمز کا تو ابھی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، جرمز کیا ہوتے ہیں کسی کو معلوم نہیں تھا، خوردبین ابھی، ٹیلیسکوپ ابھی دریافت نہیں ہوئی تھی جس سے جرمز کو دیکھا، سوری مائکروسکوپ ابھی دریافت نہیں ہوئی تھی۔ لوگ جنوں بھوتوں پر بڑا یقین رکھتے تھے، اور یہ لٹریچر جو کہ لوگوں کے لیے پروڈیوس کیا جاتا ہے، تو ہر رائٹر وہ چیز لکھتا ہے جو پڑھنے والے پڑھنا پسند کرتے ہیں، جو دیکھنے والے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر اس دور کے ڈراماز میں سپر نیچرل ایلیمنٹس نہ ہو تو ڈراما فلاپ ہے، ڈراما فیل ہے، کیونکہ لوگ جنوں بھوتوں کا ذکر سننا پسند کرتے تھے، ڈراماز میں ان کو دیکھنا پسند کرتے تھے۔ سپر نیچرل ایلیمنٹس ور این انٹیگرل پارٹ آف لٹریچر ان دوز ڈیز، یعنی یہ ایک یہ جو سپر نیچرل ایلیمنٹس ہے، یہ ایک اہم ستون تھے کسی بھی ڈراما کا، اس کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتے تھے۔ شیکسپیئر چونکہ اس بات سے آگاہ تھا، واضح تھا، لہذا شیکسپیئر اپنے اس ڈراما میں سپر نیچرل ایلیمنٹ کو ایک گھوسٹ کی صورت میں پیش کرتا ہے، اور ولیم شیکسپیئر کے جتنے بھی پلیز ہیں، ٹریجڈی پلیز کی بات کرتا ہوں، ان میں جی تو میں بتا رہا تھا کہ شیکسپیئر کے جتنے بھی پلیز ہیں، خاص طور پر ٹریجڈی پلیز، ان میں سپر نیچرل ایلیمنٹس کا ذکر ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ڈرامہ شیکسپیئر کا نہیں ہے ٹریجڈیز میں کہ جس میں سپر نیچرل ایلیمنٹس نہ ہو، کیونکہ سپر نیچرل ایلیمنٹس ہی ہیرو کے ڈاؤن فال کا، زوال کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، جب کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ کائنڈلی اپنی اٹینڈنس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے، کیونکہ آخری 4 منٹ کا لیکچر رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں یا میں بھول جاؤں، اسکرین شاٹ لے کے تو آپ نے اس لیکچر کے فوراً بعد واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دینا ہے۔ جی اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ According to his plan, Hamlet begins to act strangely۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ ایکٹ جب شروع ہوتا ہے تو اپنے منصوبے کے مطابق ہیملیٹ پاگل پن کا مظاہرہ شروع کر دیتا ہے۔ He rejects Ophelia، Ophelia کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، while Claudius and Polonius the royal attendants spy on him۔ اب جبکہ ایک طرف کلاڈیس اور دوسری طرف پولونیس مسلسل اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی جاسوسی کر رہے ہیں، تو ان حالات میں وہ اوفیلیا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ He says that he is no more in love with Ophelia، کیونکہ اس کو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ اوفیلیا پولونیس کی بیٹی ہے،
और इस स्पाइन में वो इसकी हिस्सेदार हो सकती है, बहुत मुमकिन है कि वो भी अपने बाप तक हैमलेट की रिपोर्ट्स पहुंचाती हो। The royal attendants spy on him. They had hoped to find the reason for Hamlet's sudden change in behavior, but could not. अब इसकी जासूसी क्यों कर रहे थे? वो चाहते थे कि पता चले कि ये हैमलेट आनन फानन रातों रात पागल कैसे हो गया। रात को तो ठीक ठाक सोया था, पेट भर के खा के सोया था, सुबह उठता है तो ये पागल होता है। ये पागल है भी कि ये पागलपन का मुजाहिरा कर रहा है। वो जासूसी करते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता। क्लॉडिस summons Guildenstern and Rosencrantz, old friends of Hamlet, to find out what has got into him. अब बादशाह क्या करता है कि उसके दो करीबी दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि यार देखो तो सही कि हैमलेट रातों रात पागल कैसे हो गया है। अब रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेंस्टर जो कि हैमलेट के दोस्त हुआ करते थे, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है हैमलेट के खिलाफ। अच्छा जी, ये हैपेंस किधर यार? He immediately resolved to send him, sorry Act 3 आ गया, गलत आ गया, हम Act 2 पे थे। अच्छा जी, तो Act 2 में हम देखते हैं कि एक कशमकश चल रही है। एक तरफ हैमलेट है, दूसरी तरफ बादशाह है। And both parties are very careful. दोनों बड़े मुहतात हैं। मैं इस Act 2 पे थोड़ा सा तबसरा कर रहा हूँ। हैमलेट को अपनी जान बचानी है, नंबर सेकंड उसको अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है, एंड नंबर थर्ड उसको ये तस्दीक भी तो करनी है कि घोस्ट ने उसको जो पैगाम दिया है क्या वो सही था, घोस्ट रियल था, वाकई उसके बाप की रूह थी या वो शैतान था। जब तक ये सब कुछ कंफर्म ना हो जाए वो कोई कदम नहीं उठा सकता था। ये कशमकश हैमलेट के एंड पे है, और ये जो कशमकश है, ये जो बिहेवियर है हैमलेट का, ये उसका ट्रेजिक डाउनफॉल, ये उसका हमार्शिया भी बनता है। आपने एडिपस रेक्स में हमार्शिया का जिक्र पढ़ा होगा। जिस किसी मुहतरम उस्ताद ने आपको एडिपस रेक्स पढ़ाया है, उसने बताया होगा कि ग्रीक लिटरेचर में हमार्शिया क्या चीज थी। ये एक ट्रेजिक फ्लॉ है, खामी है हीरो की, जो उसको उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। एनीवे, बैक टू द ट्रैक। दूसरी तरफ क्लॉडियस बादशाह है जो कि अपने वजीर पोलोनियस के साथ मिलकर हैमलेट पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि क्लॉडियस को अपनी जान का खतरा है। उसको शक भी है कि हैमलेट हकीकत में पागल नहीं, वो पागल होने का ढोंग कर रहा है, मकर फरेब कर रहा है, वो क्लॉडियस को कत्ल करना चाहता है, लिहाजा वो अपने दिफा के लिए हैमलेट पर नजर रखे हुए है। तो ये कशमकश चल रही है जी सेकंड एक्ट में, और इस कशमकश में पोलोनियस हैमलेट का शिकार हो जाता है, उसके हाथों कत्ल हो जाता है जी। इसके चंद के बीच में और पढ़ता हूँ। हाँ जी, ये लाइन थी, Claudius summons Guildenstern and Rosencrantz, old friend of Hamlet, to find out what has got into him, क्या कुछ उसके साथ किया हुआ है। Their arrival coincides with a group of traveling